हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोगों को अगर स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, तो एक बार चैट में बता दें, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है शशि, थैंक यू। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज से हमने स्टार्ट करना है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मेरे पास अगर आपको बीच में कभी भी आवाज़ सुनने में या स्क्रीन देखने में इशू आए तो प्लीज़ मुझे चैट्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, सो दैट मैं प्रॉब्लम को एकदम से ठीक कर सकूं। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में ज़्यादातर फैक्चुअल एंड जो क्रैम करने वाला डेटा होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये क्वेश्चन जो यहाँ दिया है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैं आपको ये बताने वाला हूँ यहाँ पे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या हमारी अप्रोच स्टडी में रहेगी और किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तन्मय इज सेइंग दैट स्क्रीन इज नॉट क्लियर, कैन एनीबडी एल्स कंफर्म कि आप लोगों को स्क्रीन सही दिखाई दे रही है या सिर्फ तन्मय को नहीं दिखाई दे रही है? इसीलिए मेरे को यूट्यूब की बजाय गूगल मीट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे फटाफट रिस्पॉन्स मिल जाता है। चलो आगे चलते हैं। अगर अभी भी स्क्रीन में दिक्कत हो तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, तो हम जब भी हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो हमें, या हिस्ट्री का हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मिडाइवल, एंशियंट या मॉडर्न इंडिया, तो हमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ। इससे क्या होगा कि हमें हिस्ट्री समझ में आएगी। हिस्ट्री इज अ स्टोरी। ठीक है, हिस्ट्री जो है वो स्टोरी होती है, तो उसका व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। इस लेक्चर सीरीज से आप ये सीखेंगे कि हाउ टू लर्न। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा क्रैम करने का होता है। फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, इवेंट्स होती हैं, नेम्स होते हैं। ठीक है, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व होते हैं हिस्ट्री में। तो हम आपको यही सब सिखाने वाले हैं इस लेक्चर के थ्रू, इन लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो देखो मेरा एक मंत्र है हिस्ट्री में। हिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा उसको रिमेंबर करना, याद रखना बहुत आसान होता जाता है। और उससे क्या होता है, जितना आप पढ़ते हो उतना आपके पास मटेरियल होता है और उतना याद करना स्टार्ट ईजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर ले लो या कोई भी टॉपिक ले लो, अगर आप उसका एक मोटा मोटा स्केलेटन याद कर लेते हो, ठीक है, मान लो कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपने एक बार लर्न कर लिया, तो उसमें बाकी डिटेल्स फिल करना ईजी हो जाता है। कैसे, देखते हैं। देखो इस पूरे पेज में मॉडर्न इंडिया की पूरी हिस्ट्री है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंडिया के अंदर अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर स्टार्ट हुआ। अब इसमें वही हम व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वो सब एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो एक मीट की तरह काम करेगा। ठीक है, इस पेज पे हमने क्या है, स्केलेटन दिया हुआ है, स्केलेटन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस स्केलेटन को मीट से फिल करते चलेंगे। एक बार स्केलेटन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। देखो अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स हमने पढ़ेंगे, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया आएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वही सबसे ज़्यादा बड़ी पावर उभर के आए थे सारी यूरोपियन पावर्स में से। ठीक है, फिर इंडियन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आएंगी, आर्य समाज और रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। लोकल अपराइजिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो मॉडरेट फेज था वो पढ़ेंगे। बंगाल पार्टीशन, एक्सट्रीमिज्म, स्टार्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ये सब पढ़ेंगे। ऐसे ही जो गांधीयन फेज है, कम्युनल फॉल्ट लाइंस है, वो सब पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडिया में क्या इवेंट्स हुई थी वो सब पढ़ेंगे। फिर फाइनल इवेंट फेज में हम क्विट इंडिया मूवमेंट एंड
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे इंडियंस का क्या मूड था, ब्रिटिशर्स की क्या डिमांड थी, इंडियंस की क्या डिमांड थी, क्या ऐसी कंडीशंस थी कि उनको इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो वही है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, यही सब क्वेश्चन हम आंसर करते चलेंगे। मोटा मोटा स्केलेटन यही है। ठीक है, तो आपको एक तो पहली बात है कि स्केलेटन क्लियर होना चाहिए, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके बाद हुई थी। ठीक, एक बार हम इस डॉक्यूमेंट की कॉपी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में बाद में मैं शेयर कर सकूं। क्योंकि इसमें मैं कुछ कुछ लिखता रहूँगा तो आपको क्लीन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा बाद में। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना अपनी स्टडी, वो अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स से करने वाले हैं। अब देखो, जो मैंने आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखाया था ना कि कौन सी वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। कोई कितना ही पढ़ ले ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। मेरा इन लेक्चर्स के थ्रू आपको क्या बेनिफिट देने का मोटिव है कि आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस टिप्स पे हो जाएंगे, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो एक या दो बार ही अटेम्प्ट दे भी चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर सीरीज अच्छी रहेगी। जो एक दो बार अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर सीरीज रहेगी अच्छी। आज जब हम इसको कंप्लीट करेंगे लेक्चर को, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टे विद मी। ठीक है, अभी चैट्स में कोई बोल रहा है कि वीडियो इज नॉट विजिबल। क्या वीडियो विजिबल नहीं है? आगे चलते हैं, तब तक मैं एक बार ग्रुप पे और पूछ लेता हूँ। करिश्मा शायद आपके एंड पे ही कुछ दिक्कत है, बाकी सब लोगों को विजिबल है। कोई नहीं, आप बाद में इशू आएगा तो रिपीट कर लेंगे लेक्चर को, या फिर आप बाद में वीडियो देख लेना। ठीक है, शायद कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है अभी। चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना किसी इंटरप्शन के आगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी पावर्स इंडिया में आई, क्या उनकी सीक्वेंस थी, कि कौन किसके बाद आया, क्या क्या उनकी मेन इवेंट्स थी। ठीक है, ये देखने वाले हैं हम। तो देखो, ये एक वर्ल्ड मैप है, एक रफ वर्ल्ड मैप इसको हम बोल सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले इंडिया में आए थे पोर्चुगीज, फिर आए थे इंग्लिश, फिर डच एंड फिर फ्रेंच। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस ऑफ अराइवल था। इनको आना क्यों पड़ा इंडिया में, वाई डिड दे कम। एक छोटी सी हिस्ट्री हम देखते हैं। ऐसा था कि यूरोप का हमें पता है, ये यूरोप है, ये एशिया है, यहाँ इंडिया है। ठीक है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ये सब लोग क्या करते थे, इंडिया एंड चाइना के साथ ट्रेड करने आते थे। तो ये जो ट्रेड का रास्ता होता था यहाँ वाला, ये ट्रेड रूट, जो सिल्क रूट हमने सबने पढ़ा है, सुना है उसके बारे में, सिल्क रूट, उसका जो लैंड वाला जो रूट होता था ना, वो होता था इंडिया एंड चाइना के साथ ट्रेड के लिए यूरोप से कनेक्ट करता था। वो पास करता था टर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह से। ठीक, तो ये जो हमने मैप में दिखाया हुआ है, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहां से रास्ता पास करता हुआ आता था, इंडिया और चाइना से कनेक्ट करता था। यहाँ पे क्या हुआ, टर्की के ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। उन्होंने क्या किया कि इस ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से इनसे टैक्स लेने लग गए, एंड यहाँ से ट्रेड करना उनके लिए वायबल नहीं रहा, उसका कॉस्ट बेनिफिट इनको उतना नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें नया रास्ता ढूंढना पड़ा। ठीक है, तो जो ये इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, इबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, इबेरियन पेनिनसुला से निकला कौन, वास्को ड गामा। कहाँ से, पोर्चुगल से निकला, एंड अफ्रीका का राउंड लेते हुए कहाँ आया, इंडिया आया। अफ्रीका में उसने जहाँ टच किया उस जगह को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो ऐसा बोला जाता है कि वो केप ऑफ गुड होप से आया था, वाया केप ऑफ गुड होप। तो एक क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि क्या केप ऑफ गुड होप सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, यहाँ देखेंगे हम तो ये केप ऑफ गुड होप है, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका है केप ऑफ एग्लास। ठीक है, तो ये एक छोटू सा क्वेश्चन बन जाता है जो यूपीएससी में एंड इवन पीसीएस में कभी कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप इज नॉट सदर्न मोस्ट टिप। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ अराइवल देखते हैं, कौन कौन आया और कब कब आया। देखो, इंडिया में आई थी यूरोपियन पावर्स, सबसे पहले उनमें से था पोर्चुगल। पोर्चुगल कब आया? 1498। क्या हम इसको अराउंड 1500 कह के याद रख सकते हैं? फिर आए थे इंग्लिश, इंग्लिश आए कब? 1600 के अराउंड। फिर आए डच, फिर आए फ्रेंच एंड बीच में डेन्स भी आए थे जो 1616 में आए थे। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में, उसका कारण हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो इनको याद रखने के लिए हम सीक्वेंस याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? PDF। ठीक है, PDF, ई मैंने इसके नीचे लगा दिया है क्योंकि पी में ही ई आता है। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट कौन थे? इंग्लिश ही थे हमारे लिए, ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट करके हम याद रख सकते हैं कि ई सबसे छोटा है बट ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे। तो पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच सबसे लास्ट आए थे, सबसे लास्ट गए थे। ठीक है, फ्रेंच सबसे लास्ट आए थे और पोर्चुगल सबसे पहले आया था, यही सबसे लास्ट गया था। ये डिटेल हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो PDF से हमें याद रखना है, PDF, इससे हमें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्चुगीज की, वही हम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। पोर्चुगीज स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए ताकि मेंस में आंसर लिखते हुए फालतू के मार्क्स हमारे ना कटें। तो उसके लिए मैंने इसे ब्रेक करके लिखा है पोर्चुगीज। ठीक है, PORTUGUESE। ठीक है, कौन आया था? वास्को ड गामा आया था। एक और हु है, किसके पास आया था? राजा जमोरिन, किंग जमोरिन। कहाँ का राजा था? कालीकट का। कहाँ आया था? कालीकट आया था। ठीक है, कब आया था? 1498, रफली 1500 याद रखना है। अगर 1498 याद रख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे आया था? सी रूट। अब ये देखो, ये जो हाव है ना, इससे हमें एक इंपॉर्टेंट डिटेल पता चलती है, वो ये है कि पोर्चुगीज वर ग्रेट नेवल पावर्स। ठीक, यही कारण था कि ये लोग सबसे पहले इंडिया आए थे। इसके बाद आने वालों को अराउंड 100 ईयर्स लग गए। हमने देखा ना, 1600 में इंग्लिश आए थे। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने बनाई कालीकट में। किसने बनाई? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये नाम याद रखना, याद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि वास्को ड गामा ने नहीं बनाई थी फैक्ट्री। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में क्या देंगे कि इसने बनाई पहली फैक्ट्री कहाँ? कालीकट में। तो हम सोचेंगे कि इसी ने बनाई होगी जब पहले आया था, विच इज़ रॉन्ग। पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी, बस हमें याद रखना है वास्को ड गामा ने नहीं बनाई थी। ठीक है, नॉट बाय वास्को ड गामा। ठीक, पोर्चुगीज ने ही गोवा को कैप्चर किया था कब? 1510 में। ठीक, एंड इसको हमने रिलीज कब कराया? मिलिट्री एक्शन से, पुलिस एक्शन से 1961 में। तो ये लोग सबसे पहले आए थे, फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो। ठीक है, यही थे। तो इन लोगों का एक ये जो हाव वाली स्टोरी है, इससे हमें क्या याद रहेगा कि दीज वर वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर्स, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर्स। उनकी एक पॉलिसी होती थी जिसको क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी या कर्टाज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंडर क्या करते थे ये लोग? ट्रेड लाइसेंस इशू करते थे। क्या ट्रेड लाइसेंस? देखो, फिर से इस मैप पे चलें। इन्होंने सी रूट पे अपना कब्जा कर रखा था, जो इंडिया के साथ ट्रेड है या एशिया आने वाली जो ट्रेड रूट्स बनेंगे ना, उन पे ये लोग लाइसेंस इशू करते थे। वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे ट्रेड के लिए। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कर्टाज सिस्टम कौन लेके आया था? पोर्चुगीज। छोटू सा क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, एक और क्या नाम है इसका? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, फिर इन्होंने सती को बैन किया था। सती की प्रैक्टिस जो है इन्होंने ही बैन करी थी। तो हम क्या है,
हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियंस का क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक, तो सब लोग लिखेंगे क्या, ब्रिटिशर्स से स्टार्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स ने ये किया वो किया। हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है हमारे पास, छोटू सा बस ये याद रखना है कि पोर्चुगीज के टाइम से ही रिफॉर्म स्टार्ट हो गए थे। अब इतनी बड़ी पावर होते हुए भी इनका फॉल क्यों हुआ, बिकॉज दे वर करप्ट, दे वर ग्रीडी। फिर उन्होंने जो ओशन है, सी रूट्स हैं, उन पे पायरेसी भी स्टार्ट कर दी थी। एंड मिशनरी एक्टिविटीज, मिशनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनका जो मेन मोटिव था वो ट्रेड था ही नहीं कभी भी। ब्रिटिशर्स किस लिए विनर्स निकले, क्योंकि उनका मेन मोटिव लास्ट में ट्रेड ही था। ठीक है, तो इसलिए इनका फॉल हुआ। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इंडिया में, इन्होंने सती को बैन किया, ये नेवल पावर इंडिया में इमर्ज करके गए, मतलब डेवलप करी इन्होंने। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स ऑन शिप, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। कब आए थे, 1500, एग्जैक्ट बोले 1498। कब गए, 1961। फिर हम करेंगे डच की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान करो, PDF, हम पहले ई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ई और एफ की हिस्ट्री रहेगी, फाइटिंग वाइटिंग होगी, इसलिए उनको साथ में पढ़ेंगे। पहले हम डच की बात कर रहे हैं। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी, मसौलीपट्टनम। ठीक है, ये लोग कहाँ ट्रेड करते थे, किस चीज़ में ट्रेड करते थे, इंडिगो में, टेक्सटाइल्स में, सॉल्ट पीटर में, ओपियम, राइस, इन सब चीज़ों में ये लोग ट्रेड करते थे। ठीक, अब देखो ब्रिटिशर्स वर्सेस डच, जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइट थी वो हुई थी बैटल ऑफ बिदारा 1759, और इनका जो मेन फोकस था वो इंडोनेशिया के साथ ट्रेड पे था। ठीक है, ये फाइट हम आगे चल के याद करेंगे, अभी के लिए बस आप इतना ध्यान कर लो कि ब्रिटिशर्स वर्सेस डच कोई फाइट थी, बैटल ऑफ बिदारा। ठीक है, इसका वैन हम अपने आप थोड़ी सी देर में आपको याद कराएंगे। इनका मेन फोकस इंडोनेशिया पे था। इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ बिदारा में जो डच हैं उनकी डिफीट हो जाती है। ठीक है, ये लोग हार जाते हैं। फिर ये सिर्फ इंडोनेशिया पे फोकस करते हैं, एंड जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ इंडिया पे फोकस करते हैं। ठीक, अब हमें इनकी पहली फैक्ट्री कैसे याद रहेगी, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, पोर्चुगीज की कालीकट मोस्टली लोगों को याद रह जाती है, छोटी क्लास में पढ़ी होती है। ठीक है, यहां से हमें थोड़ी इशू होता है, क्योंकि फिर हमें ब्रिटिशर्स की भी याद रखनी है। कैसे याद रहेगी, डच, DUTCH, डच साउंड्स लाइक मछलीपट्टनम। ठीक है, और ये कनेक्शन सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे भी काम आएगा। इनकी पहली मच थी, इनकी सेकंड मच थी मछलीपट्टनम। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सेकंड फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम में। इनकी फर्स्ट कहाँ पे थी, सूरत। ठीक है, इनकी फर्स्ट थी सूरत एंड इनकी सेकंड थी मछलीपट्टनम। लेकिन जो इनकी सेकंड फैक्ट्री थी वो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ साउथ थी। ब्रिटिशर्स को बिकॉज हमें थोड़ा सा डिटेल में लर्न करना है, तो हम छोटे मोटे फैक्ट साथ में लर्न करते चलेंगे। इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ साउथ थी वो मछलीपट्टनम में थी, एंड जो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट थी वो थी कहाँ पे, ओडिशा में, हरिहरपुर या फिर बालासोर नाम की जो जगह है वहां पे थी। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट। इससे पहले हम ये देखते हैं कि इनका हु एंड व्हेन क्या क्या है। देखिए, कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले इंडिया में आए, कहाँ आए, जहांगीर के कोर्ट में आए। कैसे आए, क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेके आए। ठीक है, तो इसमें हु जो हमारा था उसमें ये 3 लोग हमें याद करने हैं। ठीक, इनको इंग्लिश खान के नाम से भी जानते थे, और ये कहाँ आए थे, जहांगीर के कोर्ट में आए थे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंग्लिश खान, तो उसमें क्या होगा, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, फिर उसके बाद थॉमस रो आए थे, कहाँ, किंग जेम्स 1 से परमिशन लेके आए थे। कब आए थे, 1651 में। ठीक है, तो और बॉम्बे इनको क्या था, पोर्चुगीज से डाउरी में मिल गया था ब्रिटिशर्स को। बाय 1700 बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, ये 3 इनकी प्रेसिडेंसी बन चुके थे, प्रेसिडेंसी टाउन बन चुके थे।
प्रेसिडेंसी टाउन का क्या मतलब है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की खुद की गवर्नमेंट थी, ठीक है। बाकी प्रोविंशियल स्टेट्स होती थी, या फिर जिसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स। इनमें इंडियंस राज करते थे, बट वो अंडर ब्रिटिशर्स ही होते थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की डायरेक्ट गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। तो ये 3 इनकी प्रेसिडेंसी बन के सामने आई थी, ठीक है। अब सारी पावर्स में से ब्रिटिशर्स ही क्यों जीते, वो हम अभी 2 मिनट में देखते हैं। चलो पहले यही देख लेते हैं। बिकॉज जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेटर ऑर्गेनाइज थी। बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी, ये बहुत सारी कंपनीज को मिला के बनाई गई थी और बहुत सारे लोगों को इसके स्टेक्स दिए गए थे, ठीक है। डिटेल हमें याद नहीं रखनी होती है, बस हमें वाई में मेंस में ये लिख के आना होगा, तो हम लिखेंगे कि इट वाज बेटर ऑर्गेनाइज्ड, ये सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। इनकी जो नेवल सुपीरियरिटी थी, ऐसा क्यों था, नेवी जो थी इनकी सुपीरियर क्यों थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आई थी, ब्रिटेन में ही आई थी। अर्ली 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुकी थी। इनकी मिलिट्री बहुत डिसिप्लिन होती थी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इनका ज़्यादा ध्यान नहीं था, एंड इन्होंने डेट मार्केट यूज़ किया वॉर को फंड करने में, जहाँ पे फ्रेंच मार खा गए। अभी हम आगे से देखेंगे कि फ्रेंच की राइवलरी इनसे सबसे तगड़ी चली थी। फ्रेंच यहाँ पे मार खा गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा लगाया वॉर पे उसके कारण वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये लोग डेट लेके, उधार ले लेके लड़ाई लड़ते थे कि आप हमें पैसा दो, हम लड़ाई में लगाएंगे, फिर इंडिया से जो भी हम, अगर इंडिया को जीतते हैं वहाँ से हमारा जो भी बेनिफिट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये डेट मार्केट से वॉर को फंड करते थे, ठीक है। अब बारी आएगी फ्रेंच की। फ्रेंच क्या था कि पौंडीचेरी उन्होंने फाउंड किया था, एंड इट वाज हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया। फर्स्ट फैक्ट्री एंड सेकंड फैक्ट्री इट वाज सिमिलर टू ब्रिटिशर्स। कौन सी थी, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत, सेकंड फैक्ट्री मछलीपट्टनम, ठीक है। ब्रिटिशर्स की भी यही है, सूरत एंड मछलीपट्टनम, ठीक है। और मछलीपट्टनम हमें कहाँ से आया था, डच से। डच मच इनकी फर्स्ट थी, इनकी सेकंड थी, एंड इनकी भी फर्स्ट सेकंड सेम है। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ 3 पॉपुलर वॉर्स लड़ी थी, कार्नाटिक वॉर्स बोलते हैं इनका। व्हेन अभी हम फटाफट से देखेंगे, बहुत इजीली सारी लड़ाइयों के व्हेन एंड वेयर एंड कौन सी ट्रीटी हुई वो सब हम अभी याद करेंगे, ठीक है। इनका एंड कब हुआ, जैसे इनकी बैटल ऑफ बेदारा इंपॉर्टेंट है, डच की बैटल ऑफ बेदारा इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश को याद करना हमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्रेंच की डिफीट हो जाती है एंड इंडिया में ब्रिटिश एज पावर निकलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच हार जाएंगे एंड ब्रिटिशर्स विल विन। अब देखो, ये जब हम इनका वॉर्स का वो कब हुई थी, उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, ये इस तरह की चीजें जब हम लर्न कर लेते हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी कंक्वेस्ट के टाइम पे, ब्रिटिश ने अपनी कंक्वेस्ट के टाइम पे फ्रेंच के साथ लड़ाइयाँ करी थी, ठीक है। फिर बंगाल के साथ करी थी, ठीक है। फिर मैसूर के साथ करी थी, मराठा के साथ करी थी, और सिक्स के साथ करी थी, ठीक है। तो ये मेन लड़ाइयाँ हम विद इन इंडिया जो हुई थी वो पढ़ेंगे। उसके अलावा नेपाल और अफगानिस्तान वगैरह वो सब भी हम पढ़ेंगे, बर्मा वगैरह। लेकिन इंडिया के अंदर जो हुई थी वो हम आज ये वाली फाइट्स देखेंगे। इन सब फाइट्स का, इन सब वॉर्स का कब कौन सी हुई थी और किसमें क्या ट्रीटी हुई थी वो मैं आपको अभी 1 सेकंड के लिए याद करा दूंगा। आपके टिप्स पे हो जाएंगी वो चीज़ें और आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसी को। ये हम देख चुके हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स। अब देखो, जो मैंने पढ़ाया है वो एक मोटा मोटा स्केलेटन है अराइवल के ऊपर। इसमें आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स याद रख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप बुक से पढ़ के जितनी आप चीज़ें याद रख सकते हो वो अच्छा है, बट मोटा मोटा स्केलेटन यही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। मैंने क्या बताया कि बंगाल, मैसूर, मराठा एंड पंजाब, ये सब लोगों की
ब्रिटिशर्स के साथ फाइट हुई थी, ठीक है। और इसके बाद, इन फाइट्स के बाद इन्होंने क्या किया, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, आर्मी एक्सेट्रा इंडिया में सेटअप करनी स्टार्ट करी। तो इन्हीं से रिलेट करके हम ये सारे रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए थे वो भी लर्न करेंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। बेटर ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। जॉइंट स्टॉक का वही मतलब है, सब लोगों ने पैसा मिला के बनाया हुआ है, ठीक है। किसी एक बंदे का सारा पैसा नहीं लगा हुआ है, बहुत सारे बंदों के थोड़े थोड़े पैसे लगे हुए हैं, विच इज ए बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में क्या था। अगर ये एक इंडिया का रफ सा मैं आपको मैप बना के दिखाऊं, इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या था, मुगल्स का राज था। मुगल्स कहाँ से रूल करते थे, दिल्ली से रूल करते थे। लेकिन उनका पूरा इंडिया, इवन इंडिया से बाहर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एरिया था उस टाइम का, इस पे भी इनका राज होता था। तो एक जगह बैठ के वो सारी चीजें नहीं चला सकते हैं ना, हर जगह को नहीं देख सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, अपने नीचे नवाब्स या निज़ाम रख लेते थे और उनके अंडर एक एरिया को छोड़ देते थे। और जब मुगल्स वीक होने लगे आफ्टर औरंगजेब, तो ये जो नवाब एंड निज़ाम थे, ये खुद को इंडिपेंडेंट बोलने लग गए। इन्होंने अपनी अपनी नई नई स्टेट्स बनानी स्टार्ट कर दी। ऐसा ही एक निज़ाम था जिसका नाम था क्या, मुर्शिद कुली खान। ये नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, ही फाउंडेड बंगाल, ठीक है। बंगाल का मतलब आज का वेस्ट बंगाल नहीं है, उसमें कुछ असम का एरिया होता था। बंगाल तो है ही, कुछ उड़ीसा का एरिया होता था, एंड करंटली जो बांग्लादेश है वो एरिया होता था। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी एंड प्रॉस्परस स्टेट होती थी। प्रॉस्परस किस लिए होती थी, क्योंकि जो मराठास थे वो इन्वेजन करते रहते थे, बट यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो ये वाले एरिया पे उनका इन्वेजन होता रहता था, ये प्रॉस्परस था। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि यहाँ से जो ईरानियन या दूसरे वॉरियर्स थे उनका अटैक होता रहता था, एंड जो बंगाल वाला एरिया है वो इन सब से बचा हुआ था, इसलिए बहुत प्रॉस्परस था। तो हमें नाम क्या याद रखना है, मुर्शिद कुली खान। इन्होंने क्या किया था, बंगाल फाउंड किया था। लेकिन 1756 के अराउंड यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था सिराज उद्दौला, ठीक है। सिराज उद्दौला किसके लिए पॉपुलर है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ ब्रिटिशर्स डाइड, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव एंड बाकी लोगों ने बंगाल पे हमला कर दिया था, ठीक है। तो हम बंगाल पढ़ रहे हैं अभी, कब, 1757 से इनकी हिस्ट्री स्टार्ट है। अब देखो, ये यहाँ से मेरी ट्रिक्स जो है वो बहुत काम की ट्रिक्स हैं जो आपकी स्टार्ट होती हैं। कैसे, सबसे पहली है बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिशर्स ने जो बंगाल के साथ करी उनमें सबसे पहली फाइट थी बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड थी बैटल ऑफ बक्सर। कब हुई, 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, 1764 में। यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व था, सिराज उद्दौला, ठीक है। उनको क्या किया गया, उनको मार दिया गया, किल कर दिया गया, ही वॉज मर्डर्ड, ठीक है। कैसे, जो मीर जाफर था उसने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया। मीर जाफर कौन था, इनके कोर्ट में था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ब्राइब कर दिया और अपने साथ मिला लिया। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मार दिया एंड फाइट स्टार्ट होते ही खत्म हो गई, ठीक है। फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया एंड रॉबर्ट क्लाइव ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। ब्रिटिशर्स ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, किसको, मीर जाफर को। तो वो बंगाल को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे। फिर मीर जाफर जो था उसने उनकी प्रॉपर सारी बातें नहीं मानी, तो उसे रिजाइन करना पड़ा एंड फिर मीर कासिम को बनाया गया, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला, जाफर एंड कासिम। हिस्ट्री नहीं पूछेंगे किसने क्या किया, किसके कारण किसको रिजाइन करना पड़ा, या कौन मारा, किसने कंस्पिरेसी करी, वो सब नहीं पूछेंगे। प्रीलिम्स में ऑप्शंस में नाम पूछ सकते हैं कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताओ बंगाल को किसने किसने रूल किया, कब कब। तो सिराजुद्दौला, मीर जाफर एंड मीर कासिम। तो देखो, सिराजुद्दौला सबसे पहले है, फिर मीर जाफर है, फिर मीर कासिम है, ठीक है। जे पहले आता है क्यू से, ठीक है। तो ये तीन लोग हमें ऐसे याद रखने हैं। शाह सूजा, बैटल ऑफ बक्सर में क्या है, शाह सूजा, शाह आलम एंड हेक्टर मुनरो, ये लोग थे। शाह सूजा कौन है, ये अवध का रूलर होता था। शाह आलम कौन है,
ये मुगल एम्परर होता था। हेक्टर मुनरो कौन है? ये ब्रिटिश की तरफ से लड़ा था, ठीक है। जो मीर कासिम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बिकॉज वो भी नहीं चाहता था कि ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग बंगाल को चलाएं। उसने अवध और मुगल्स के साथ मिलके ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स इस लड़ाई में भी जीत गए, ठीक है। और उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब आपको हम सिखाएंगे कि इन चीज़ों को आपने याद कैसे करना है कि 1757, 64 इन इलाहाबाद। तो देखो, एक बुक आती है प्लासी टू पार्टीशन नाम से, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की काफ़ी पॉपुलर बुक है यूपीएससी के लिए। पार्टीशन सबको पता है 1947 में हुआ था इंडिया का। प्लासी कब हुआ है? अराउंड 1757 में हुआ है, ठीक है। इसके 100 ईयर्स के बाद 1857 की वॉर हुई थी, तो ये हमें याद रह जाएगा प्लासी। प्लासी 1757। अगर हमें ये याद रह जाएगा तो देखो कौन सा आई थिंक कुछ इंटरनेट में दिक्कत आ गई थी जिसके कारण वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मुझे कोई बताएगा चैट्स में कि कहाँ तक आप देख पाए हैं, सो दैट मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकूँ वहाँ से। ठीक है, 1757 से नेक्स्ट पे गए थे, 1765 हो गया था। अगर किसी को बैटल ऑफ बक्सर तक हो गया है, ठीक है, ठीक है। बंगाल वाला मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। आगे रिवाइज भी होएगा। ये फ्रेंच पढ़ लेते हैं पहले। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई थी। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में क्या है कि 3 वॉर्स हुई हैं। इनको कार्नाटिक वॉर्स भी बोलते हैं। कार्नाटिक वॉर्स किस लिए बोलते हैं? बिकॉज जो एरिया जहाँ पे ये फाइट्स हो रही थी कार्नाटिक का एरिया है। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है उसके अराउंड कार्नाटिक एरिया बोलते हैं जहाँ पे ये वॉर्स हुई थी, ठीक है। सबसे पहली थी फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक वॉर, थर्ड कार्नाटिक वॉर। हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। कब हुई थी? 1746, 8, 49 से 54, 58 से 63, ठीक। जो पहली ट्रीटी थी उसको बोलते हैं एक्स-ला-शफेल, पौंडीचेरी की ट्रीटी एंड पेरिस की ट्रीटी। कैसे याद रखेंगे? देखो किसकी बात हो रही है? मॉडर्निटी की बात हो रही है। मॉडर्निटी से एक सेकंड के लिए हम आपको मोबाइल पे ले आए। मोबाइल में क्या होता है? ऐप होती है, एक्स-ला-शफेल, पौंडीचेरी, पेरिस, ठीक है। कर्नाटक की शेप ऐसी है, एक्स-ला-शफेल इंडिया से बाहर, पौंडीचेरी इंडिया के अंदर, पेरिस फिर इंडिया से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये 3 ट्रीटी हुई हैं। इनकी व्हेन हम कैसे याद रखेंगे? देखो बंगाल हमने कैसे याद किया था? 1757 में था, ठीक। इसमें से अगर हम अराउंड 10 लेस कर देंगे तो 1747 आएगा। क्या मैं इसको 1747 लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? क्या मैं इसको 1755 लिख दूँ? क्या मैं इसको 1765 लिख दूँ थोड़ी देर के लिए? क्या मैं इसको राउंड ऑफ करके 1745 लिख दूँ? तो जो हमारा 1757 है, जो बंगाल की फर्स्ट वार हुई है प्लासी की, सिर्फ प्लासी याद किया है, उसमें से अराउंड 10 लेस करके फिर 10 ऐड कर करके तीनों का वैन आ गया है। और मॉडर्निटी से, मोबाइल से, ऐप से हम इनकी ट्रीटी भी देख चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि जी मोबाइल कैसे याद रहेगा या ऐप कैसे याद रहेगा? क्योंकि आगे भी कनेक्शन है। मोबाइल में और क्या होता है? एमएमएस। एमएमएस से क्या बनेगा? मद्रास, मैंगलोर एंड सेरिंगापत्तनम, ठीक है। ये किसके साथ हो रही हैं? ये एंग्लो मैसूर की फाइट्स हैं।
एंग्लो मैसूर की कितनी टोटल फाइट्स हुई हैं, वॉर हुई हैं, 4 वॉर हुई हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर। ठीक है, कब हुई हैं? 1767 से 9, 80 से 84, 90 से 92 एंड 98 से 99। 1799 कैसे याद रहेगा? देखो 1770 लिख दें राउंड ऑफ करके, 1780 लिख दें, 1790 लिख दें, क्या 1800 लिख दें? 10 का गैप आ रहा है। ठीक है, 1770 पे कैसे पहुंचेंगे? 1757 में हमारी कौन सी हुई है? प्लासी हुई है। ठीक है, अब देखो जब हम फ्रेंच वॉर पढ़ रहे थे तो हमें प्लासी से पहले इसको हमने 1755 करना है, फिर 10 लेस करना है, 1745 आ जाएगा। ठीक है, 1745 आ जाएगा। जब हम प्लासी से मैसूर जा रहे हैं तो 1757 से 1760 करना है, फिर 10 ऐड करेंगे तो एंग्लो मैसूर वॉर्स आ जाएंगी, फिर 10 का गैप करके ये आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये 10 का क्या डिफरेंस आ रहा है, वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। वो एंड में जब अपन रिवाइज करेंगे छोटी टेबल बना के तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जितना समझ आ रहा है उतना देख लो। फिर एंग्लो मराठा वॉर्स हैं। एंग्लो मराठा में क्या है? 3 वॉर्स हुई हैं, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर एंड थर्ड वॉर। इसमें क्या है? क्या इसको राउंड ऑफ करके 1775 लिख लूँ? क्या इसको 1800 लिख लूँ? एंड क्या इसको मैं 1820 लिख लूँ? 20 का गैप है लगभग, यहाँ 20 का है, एंड इसको मैं 1780 भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसके मिडल में आ रहा है। 1780, 20। ठीक है, अब 1780 पे हम कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1770 का फर्स्ट वॉर था, उसमें जैसे ही मैं 10 ऐड करूँगा तो 1780 पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हैं जिनका वेन हमें याद रहेगा, और इनकी ट्रीटीज याद रखने के लिए हमें थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी एक और सिनोनिम की, एक और शॉर्ट फॉर्म की। वो क्या है? सो पीटे। ठीक है, सो हु, सो ब्रिटिश पीटे। कैसे याद रहेगा ये? देखो मराठा की बात हो रही है, मराठा शिवाजी और वो सब अपनी ब्रेवरी के लिए बहुत पॉपुलर होते हैं। ठीक है, तो मार पिटाई की बात होएगी। ठीक है, मार पिटाई की बात होएगी, तो यहाँ से हम ये लाइन याद करने की कोशिश करेंगे कि 100 पीटे कौन? 100 ब्रिटिश पीटे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये SPSWBP, आपको सिंपल SPSWBP करके याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप इस सिली सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। सूरत, पुरंदर, वडगांव, सलबाई, ये सारी ट्रीटीज हुई हैं कहाँ? पहली वॉर में। फिर सेकंड में हुई है बसें की ट्रीटी, एंड थर्ड में हुई है पूना की ट्रीटी। अब यहाँ पे 4 क्यों हुई हैं, यहाँ पे 1 क्यों हुई है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे 4 क्यों हुई हैं ये हम जब करेंगे, जब हम ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमें वहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब देखो हमने क्या किया है, हमने ब्रिटिशर्स की कंक्वेस्ट देखते हुए सबसे पहले बंगाल, बंगाल से हम कहाँ गए? फ्रेंच गए। बंगाल से हम कहाँ गए? मैसूर गए। और फिर मैसूर से हम कहाँ गए? मराठा गए। ठीक है, ये हम याद कर चुके हैं इनकी कितनी कितनी किस किस के साथ फाइट्स हुई हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को करना, ये कॉन्सेप्ट लगा के बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। देखो अगर सब ये जितनी भी वॉर्स हैं अभी तो यही हैं, आगे चल के हमारे पास कौन सी आएंगी? बर्मा के साथ होगी, फिर नेपाल के साथ होंगी, ठीक है, फिर अफगानिस्तान के साथ होंगी, एंड ऐसे ही पंजाब यानी कि सिख्स के साथ होंगी। सबका अगर हम डेट याद करने लग जाएं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमें ये फार्मूला आ जाए तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले बंगाल की बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है?
हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को इस फार्मूला से। प्लासी कब हुई है? 1757 से। इसको राउंड ऑफ 2 बार किया हमने। 2 बार कैसे किया? 1755 बनाया एंड 1760 बनाया। यहाँ से हम फ्रेंच पे जाएंगे। फ्रेंच पे जाएंगे तो क्या है, 10 माइनस करेंगे, 1745 आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। फिर इसमें 10 ऐड किया था, 1755, दिस इज सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर एंड 1765, दिस इज थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, यहां से हम मैसूर पे आएंगे। ठीक है, फिर से 10 ऐड करेंगे, 1770, 1780। बस हमें ये याद रखना है कि मैसूर के साथ इन्होंने 4 फाइट की थी। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थी, ये थर्ड थी एंड ये फोर्थ थी। ऐसे ही मराठा के साथ कितनी वॉर हुई हैं इनकी? ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ फिर। तो बहुत सिंपली हम जो हमने A करके याद रखने की कोशिश की थी, अगर वो हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है तो भी हम अवध से अलाहाबाद इजीली पहुंच सकते हैं। प्लासी में तो कोई ट्रीटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि वहाँ पे तो ब्रिटिशर्स ने ब्राइब कर दिया था और इजीली जीत गए थे, राइट। तो इस तरह से हमने सारी ट्रीटी और सारे डेट्स याद कर लिए हैं। ठीक है, अब डेट्स के अलावा कुछ और डिटेल्स भी होती है ना, लाइक छोटी मोटी सी इवेंट्स एंड नेम्स, वो भी कोशिश करते हैं एक बार देखने की। ठीक है, सिर्फ एंग्लो फ्रेंच पढ़ेंगे अभी, फिर छुट्टी करेंगे आज की। तो देखो, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर कब हुई? 1746 to 48। ठीक है, जिसको हमने राउंड ऑफ करके हम 1745 लिखते हैं ना, ध्यान होगा। सबसे पहला नाम आएगा हमारा क्या? मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। इनको क्या बोला जाता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्मी? ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंग्लिश वर लेड बाय मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, अब जो 3 कार्नाटिक वॉर्स हमने बताई थी ना, कार्नाटिक वॉर्स इस एरिया में, उन तीनों का कुछ रीजन था, कुछ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है। पहली वॉर का क्या है? एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप। किस लिए थी? ऑस्ट्रियन सक्सेशन। जब अपन वर्ल्ड वॉर वगैरह पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहाँ ये कनेक्शन निकल के आता है कि इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन के ऊपर लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन था इंडिया के अंदर फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। ठीक है, इंग्लिश फोर्ट विद हेल्प ऑफ नवाब ऑफ आरकोट। ठीक है, वही नवाब आ गया यहाँ पे, मुगल जो है वो एम्परर सेंटर पे बैठ के नवाब कहीं पे अपॉइंट किया होगा, वो वाला नवाब आ गया। हुज आर्मी लॉस्ट टू स्मॉलर फ्रेंच आर्मी। अब इस चीज का, स्मॉलर फ्रेंच आर्मी से उनकी आर्मी हार गई। इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है कि यूरोपियंस रियलाइज दैट ए स्मॉल मॉडर्न आर्मी, एक मॉडर्न आर्मी बेशक से स्मॉल स्ट्रेंथ में हो, इट कैन डिफीट ए मच लार्जर इंडियन आर्मी। ठीक है, तो अगर हमें कार्नाटिक वॉर्स पे नोट लिखना है तो हम ये इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शफेल हमने ऐप से याद कर रखी है। ठीक है, ऐप में पहली इंडिया से बाहर, फिर इंडिया के अंदर, फिर इंडिया से बाहर, एक्सला-शफेल, पौंडीचेरी, पेरिस, ऐसे करके हम याद रखेंगे। ये शेप हम कहाँ से ला रहे हैं? कार्नाटिक से ला रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्नाटिक वॉर है वो हमने 1750 के अराउंड इसको राउंड ऑफ करके, सॉरी 1755 के अराउंड हमने राउंड ऑफ करके लर्न किया हुआ है। इसका बैकग्राउंड क्या था? सक्सेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के सक्सेशन में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी गई। किसने की थी? बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है थर्ड कार्नाटिक वॉर के लिए? 7 ईयर वॉर इन यूरोप। राउंड ऑफ करके हमने 1765 से याद किया था। कॉम्टे डी लल्ली के अंडर ये वॉर हुई थी, जो फ्रेंच लड़े थे, ब्रिटिशर्स लड़े थे सर आयरी कूट के अंडर। ये डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था वो थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे एंड फ्रेंच वर कन्फाइंड टू स्मॉल एनक्लेव्स आफ्टर दिस, फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जो हमारा ऐप से हमने याद किया है, उसमें लास्ट पी जो हमारा है वो ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस बनता है। ठीक, तो हम ये बता रहे थे आपको कि हिस्ट्री में याद करना सिंपल होता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे एंड उनसे जोड़ के बाकी चीज़ें याद करना उतना ही सिंपल हो जाएगा।
तो हिस्ट्री इज जस्ट अ सीरीज ऑफ चेन की तरह है। आप जितने बार उसको पढ़ोगे बाकी चीज़ें उतनी ही ईजी रहती हैं याद करने में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी कल का देखते हैं, आगे का पिक करेंगे इससे। थैंक यू।